हाँ तो चलिए अब गॉस लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक लॉ दिया था। क्या लॉ दिया था उस लॉ के बारे में आपको बताता हूँ। गॉस लॉ, तो उन्होंने बोला था कि आप एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करिए, इमेजिनरी क्लोज सरफेस कंसीडर करिए। ठीक है, कर लिया। अब उन्होंने बोला कि जो ये सरफेस है, ये जो सरफेस है, जो आउटर सरफेस जो है, इस सरफेस को नाम मैं एस दे देता हूँ। उन्होंने बोला कि सरफेस पे आप छोटे छोटे से डीए एरिया वेक्टर मान लीजिए, छोटे छोटे डीए एरिया मान लीजिए। अब स्मॉल एरिया हमारा वेक्टर होता है, तो उन्होंने बोला कि जो एरिया वेक्टर लेना ना वो बाहर की तरफ लेना। मतलब जैसे यहाँ पर अगर आपने डीए एरिया कंसीडर किया तो एरिया वेक्टर आपको किधर लेना है, बाहर की तरफ लेना है, ऐसा उन्होंने बोला। अब उन्होंने बोला कि मान लीजिए ये जो आपकी सरफेस है, इस सरफेस पे जो स्मॉल डीए एरिया आपने कंसीडर किया, इस सभी डीए एरिया से आप फ्लक्स लिखिए। तो मैंने बोला कि ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर करिए किससे, ईच एलिमेंट से, जो आपने स्मॉल डीए एरिया का एलिमेंट कंसीडर किया, और इसका समेशन करिए। और ये एरिया वेक्टर आपने कहां पे कंसीडर किए, सरफेस पे। तो ये मैं एस लिख देता हूं, एस फॉर द सरफेस। और क्लोज का मतलब इस पूरी क्लोज सरफेस पे आपने ई डॉट डीए का समेशन किया, इंटीग्रेशन फॉर समेशन। और उन्होंने बोला है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू सिर्फ इस बात पे निर्भर करती है कि सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो Q इन टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोले कि बाहर की चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करती, अंदर चार्जेस का पोजीशन क्या है उस पर भी निर्भर नहीं करती, सिर्फ किस पे निर्भर करती है, अलजेब्रिक सम ऑफ द इनसाइड चार्जेस। तो इसको बोलते हैं गॉस लॉ। अब देखिए ये देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन उतना आसान ये मतलब समझने के हिसाब से थियोरेटिकली काफी रिच है ये। आप ऐसे देखिए कि जो ये जैसे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज आप ऐसे मानो यहाँ Q1, एक पॉइंट चार्ज यहाँ मान लो आप Q2, और एक पॉइंट चार्ज यहाँ मान लो आप Q3, एक पॉइंट चार्ज इधर मान लो Q4। अब उन्होंने ये बोला है कि देखो आप इस सरफेस पर जो डीए एरिया कंसीडर करेंगे ना, उससे फ्लक्स लिखिए। और फ्लक्स कैसे लिखा जाता है, उस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाती है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी ना, वो इन चारों के कारण लिखी जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण लिखनी है, आपको चारों लोगों के कारण लिखनी है। और जब चारों लोगों के कारण जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो आपको इस डिस्टेंस का भी जरूरत पड़ेगा, आपको इस डिस्टेंस का भी जरूरत पड़ेगा, इसका भी जरूरत पड़ेगा, इसका भी जरूरत पड़ेगा। मतलब जो ये वाली क्वांटिटी है E, इस E वाली क्वांटिटी में चारों का रोल है। और इस E वाली क्वांटिटी को इस बात से भी मतलब है कि चार्जेस का पोजीशन क्या है। पर गॉस ने, अब जैसे भी वो समझदार आदमी थे उनको समझा होगा, जैसे भी उनको समझा, उन्होंने ये बताया कि इस ई वेक्टर का आप यहाँ पे ई नेट लिखिए, उसका इस डीए वेक्टर से मल्टीप्लाई करिए। और ऐसा ही काम इस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर करिए, हर जगह डीए कंसीडर करिए और हर जगह ई डॉट डीए कैलकुलेट करिए। और ई क्या लेना है, वहां का नेट फील्ड लेना है, और उसका समेशन इंटीग्रेशन क्लोज मतलब क्लोज सरफेस एस फॉर द सरफेस, और ये Q इन टोटल के बराबर आएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले केस में ये जो पूरा ये वाली जो क्वांटिटी आएगी, Q इन टोटल कौन है, ओनली Q1 एंड Q3। अब अगर आप इस Q1 Q3 को यहाँ से उठा के यहाँ भी रख देना तो ये पूरी क्वांटिटी नहीं बदलेगी, क्योंकि अंदर के चार्जेस का अलजेब्रिक सम नहीं बदलेगा। ठीक, अब जैसे ऐसे ही सिंपलिसिटी के लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो, उसके लिए एक क्वेश्चन में लेता हूँ एग्जांपल। मान लीजिए एक सरफेस है, ये क्लोज सरफेस, इसके अंदर चार्ज है एक प्लस Q, बाहर चार्ज है माइनस Q, और एक अंदर चार्ज है लेट्स से माइनस Q। और मैं आपसे पूछूं कि बताइए सरफेस से, सरफेस का नाम देते हैं S, इस सरफेस से कितना फ्लक्स आएगा। तो गॉस लॉ क्या कहते हैं कि सरफेस से जो फ्लक्स आएगा E डॉट डीए वो किसके बराबर आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन। तो अंदर अलजेब्रिक सम कितना है चार्ज का, 0। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0। ठीक, अब जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए ये कोई चार्ज है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, और मान लीजिए ये चार्ज है Q3, और ये सरफेस है। मैं आपसे पूछूंगी सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स आएगा, तो आपको समझ में आ रहा है सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स आएगा, कितना आएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर इक्वल टू अंदर अलजेब्रिक चार्जेस सम Q1 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ठीक। तो देखिए हमने एक एनालॉजी सीखी थी पिछले लेक्चर में, वो ये थी कि जो फ्लक्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग दैट एरिया। ठीक, अगर दो डिफरेंट एरिया से सेम नंबर ऑफ लाइन अगर क्रॉस करती हैं तो उन दोनों डिफरेंट एरिया से फ्लक्स की वैल्यू बराबर आएगी। उसका अब बहुत काफी यूज आएगा, बहुत ज्यादा यूज आएगा। तो देखिए आपको समझाते हैं। तो एक पॉइंट चार्ज है Q,
और ये एक स्फेरिकल हेमिस्फीयर है और ये क्यू है ना ये सेंटर पे रखा है और हमसे पूछा है कि जो कर्व सरफेस है इससे फ्लक्स कितना है। ठीक, तो आपको कर्व सरफेस से फ्लक्स पूछा है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं सॉल्यूशन। तो मैं कह रहा हूं ऐसा करिए, आप इस स्फीयर को कंप्लीट इमेजिन कर लीजिए। इमेजिन कर लिया तो इस पूरी सरफेस से, पूरी जो एक क्लोज सरफेस बनेगी, इस पूरी सरफेस से जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब मुझे बताइए इस चार्जेस से जो लाइन निकलेंगी तो जितनी लाइन इस साइड में जाएंगी, इस पॉजिटिव चार्जेस से लाइन निकलेंगी तो जितनी लाइन इस साइड में जाएंगी ड्यू टू सिमेट्री उतनी ही लाइन इस साइड में भी जाएंगी, क्योंकि जैसा ये वाला साइड है वैसा ये वाला साइड है, एकदम सिमेट्रिक है। तो अगर इधर n/2 लाइंस जाएंगी तो इधर भी कितनी लाइंस जाएंगी, n/2 लाइंस जाएंगी। तो इस पूरी सरफेस से कितनी लाइन क्रॉस कर गई, n, मैंने माना टोटल n निकली, n में से इधर कितनी गई, n/2, n में से इधर कितनी गई, n/2, मतलब n लाइन के करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स है वो किसके बराबर आएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पूरी सरफेस से कितनी लाइन ने क्रॉस किया, n, तो पूरी सरफेस से फ्लक्स कितना है, गॉस लॉ बताता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए n/2 लाइन के करस्पॉन्डिंग कितना फ्लक्स आएगा, इसका क्या कर दो y2, तो कितना q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका जो phi थ्रू दैट कर्व्ड सरफेस किसके बराबर आएगा, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन एक सिलेंडर है और जो सिलेंडर का रेडियस है वो रेडियस है r और सिलेंडर का जो यहां से यहां तक लेंथ है ये भी लेंथ है r और यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा है q और आपसे पूछा है कि इस पॉइंट चार्ज के कारण जो एक कर्व्ड सरफेस है इस कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स कितना आएगा। तो सॉल्यूशन सुनिए, आप ऐसे सोचिए, आप इसके जैसा एक सिलेंडर और इमेजिन करिए इस साइड। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि जो ये बड़ा सिलेंडर बनके तैयार हुआ इसमें देखिए क्या है, एक तो कर्व्ड सरफेस है यहां से यहां तक, ये पूरी कर्व्ड सरफेस और दो फ्लैट सरफेस। अब इस पॉइंट चार्ज से मैं मान लेता हूं n लाइन निकल के जाती हैं, तो कुछ लाइन इधर निकल के जाएंगी, कुछ लाइन इधर निकल के जाएंगी ऐसे, और कुछ लाइन इधर निकल के जाएंगी, और ड्यू टू सिमेट्री जितनी लाइन उधर जाएंगी उतनी लाइन इधर जाएंगी ड्यू टू सिमेट्री। तो अगर मैं इस पूरी सरफेस से, पूरी सिलेंडर सरफेस है कौन सी, दैट कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लैट सरफेस, इन दोनों को मिला के, कौन सा, कर्व्ड प्लस फ्लैट, दोनों को मिला के अगर मैं लाइन देखूं तो इस एरिया को कितनी लाइन क्रॉस करके गई है, n लाइन क्रॉस करके गई है। उन n लाइन में से n/2 लाइन इधर वाला कर्व्ड एरिया और फ्लैट एरिया को क्रॉस करके गई है और n/2 लाइन इधर वाला कर्व्ड एरिया और इस फ्लैट एरिया को क्रॉस करके गई है। तो n लाइन के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स कितना है, q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो n/2 लाइन के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स कितना आएगा, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये वाला कर्व्ड सरफेस और ये फ्लैट सरफेस दोनों से मिला के तो मैं लिख देता हूं phi थ्रू द कर्व प्लस phi थ्रू दैट फ्लैट, ये किसके बराबर है, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये समझ आना चाहिए आपको, ये वाला कर्व लिखा है मैंने सिर्फ, ये ब्लैक वाला कर्व है, ओनली ब्लैक वाला कर्व, और ये ब्लैक वाला फ्लैट है। ठीक, अब मुझे सिर्फ ब्लैक वाले कर्व से फ्लक्स पूछा था तो ब्लैक वाले फ्लैट को हटा दो। तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये याद रखिएगा इस पॉइंट चार्ज के कारण इस डिस्क से कितना फ्लक्स जाता है। तो phi थ्रू द फ्लैट सर्कल आपको याद होना चाहिए क्योंकि मैं बोला था। तो phi थ्रू द कर्व ये कितना आएगा, प्लस फ्लैट का लिखा था, तो इसका आंसर था q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। और cos थीटा आपको याद है कौन सा एंगल था, cos थीटा ये वाला एंगल था, ये एंगल था थीटा। तो देखो ये भी याद है, ये भी याद है, तो tan थीटा कितना आया 1, तो थीटा कितना आया 45 डिग्री, तो ये कितना आया 1/√2 और ये किसके बराबर है, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो phi थ्रू द कर्व का जो आंसर आया वो कितना आया, उसको उधर भेज दो, ये आया q अपॉन 2√2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में सबसे पहले सिंपल पार्ट लेता हूं। सबसे सिंपल पार्ट है कि ये क्यूब है, पहली बात ये क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है, क्यूबॉइड की बात नहीं चल रही, क्यूब है, क्यूब की साइड बराबर होती है और सेंटर पे चार्ज रखा है क्यूब। तो मुझे बताना है कि ईच सरफेस से फ्लक्स कितना होगा। तो सुनिए, सेंटर पे चार्ज रखा है, तो मैं कह रहा हूं इस क्यू चार्ज से कितनी लाइन निकलेंगी, n लाइन निकलेंगी। कुछ लाइन इस सरफेस की तरफ, कुछ इसकी तरफ, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ ये राइट वाला, कुछ वो पीछे वाला। और ड्यू टू सिमेट्री जितनी लाइन इस आगे वाली सरफेस को क्रॉस करेंगी उतनी लाइन पीछे वाली को, उतनी राइट, उतनी लेफ्ट, उतना ही अप, उतना ही डाउन, क्योंकि एकदम सिमेट्रिक कंडीशन है। तो इस लाइन से इस सरफेस से कितनी लाइन जाएंगी, n/6, क्योंकि टोटल सरफेस कितनी है 6, टोटल लाइन मान लेते हैं l, तो इधर गई n/6, इधर n/6, इधर n/6, इधर n/6, इधर n/6 और अंदर n/6।
तो n लाइन के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स कितना है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो n/6 लाइन के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स कितना आएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 6। तो फाई जैसे मैं अगर सरफेस का नाम दे दूं ABCD, मैं सरफेस का नाम दे दूं ABCD, तो फाई थ्रू ABCD कितना आ गया आपका, ये आ गया q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस इक्वेशन में नेक्स्ट वेरिएशन होता है, तो देखिए मैं डायग्राम यही यूज करूंगा, कैलकुलेशन अलग से लिखूंगा। नेक्स्ट वेरिएशन ये होता है, नेक्स्ट वेरिएशन ये होता है कि अगले केस में वो बोलते हैं कि पॉइंट चार्ज को अपने कॉर्नर पर मान लो। नेक्स्ट केस ये है कि पॉइंट चार्ज को क्या मान लीजिए आप, कॉर्नर पे मान लीजिए, और हमसे पूछते हैं कि बताइए इस ABCD सरफेस से फ्लक्स कितना है। ठीक, तो आपने पॉइंट चार्ज को क्या मान लिया कॉर्नर पे, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक क्यूब ये है मेरे पास, आप इसके ही जैसे 7 क्यूब और लीजिए, तो इसको मिलाकर टोटल कितने क्यूब हो गए आपके पास 8। तो आप ऐसा करिए 4 क्यूब को ऐसे रख दीजिए और 4 को इनके ऊपर रख दीजिए। ठीक, और जो पॉइंट चार्ज है ना उस पॉइंट चार्ज को रख दीजिए सेंटर पे। पॉइंट चार्ज आपने क्या रख दिया सेंटर पे। अब जो बड़ा क्यूब बन के तैयार हुआ आपके पास, इस बड़े क्यूब से अब आप फ्लक्स देखिए, इस ये वाली फ्लक्स तो सरफेस से लिखा जाता है ना, क्लोज सरफेस से, तो बड़े क्यूब की जो आउटर सरफेस बनेगी, इनसे जो फ्लक्स आएगा वो सबसे मिला के कितना आएगा QI एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब मुझे बताइए तो QI एप्सिलॉन नॉट आएगा तो इससे कितनी लाइन निकलेंगी, n लाइन निकलेंगी। अब आप सोचो यहां से n लाइन निकलेंगी, 4 क्यूब नीचे रखे हैं और 4 क्यूब ऊपर रखे हैं, तो यहां से लाइन इधर भी गई इस वाले क्यूब में, इधर भी गई इस वाले क्यूब में, इधर भी गई इस वाले क्यूब में, इधर भी गई इस वाले क्यूब में। ऐसे यहां पे एक क्यूब रखा, इधर गई इस वाले क्यूब में, 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 तो एकदम सिमेट्रिक केस है, एकदम सिमेट्री है। तो जितनी लाइन इस वाले क्यूब की तरफ आई होंगी उतनी लाइन हर क्यूब की तरफ गई होंगी, तो टोटल 8 क्यूब है। तो इस क्यूब की तरफ जो लाइंस आई होंगी ऐसे, इस क्यूब की तरफ जो ऐसे लाइंस आई होंगी, वो टोटल लाइन कितनी आई होंगी, वो आएंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 8। मतलब जो आपका ये क्यूब है, इस क्यूब से जो लाइन निकल के जाएंगी वो कितनी आएंगी टोटल Q/8 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस क्यूब से जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, ये छोटा वाला क्यूब, मैं उस बड़े क्यूब की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े क्यूब से तो कितना है QI एप्सिलॉन नॉट, तो इससे कितना फ्लक्स आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 8। ये पूरे क्यूब से आया, क्यों, क्योंकि इस क्यूब की तरफ कितनी लाइंस आई n/8। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस क्यूब में 3 सरफेस से फ्लक्स जीरो आएगा। कौन कौन सी देखो, एक तो ये वाली सरफेस, एक ये वाली सरफेस और एक पीछे वाली सरफेस। उन तीनों से फ्लक्स क्यों जीरो आएगा, क्योंकि ये चार्ज कौन है इस सरफेस के कॉर्नर पे। तो हम एक सवाल देखे थे पिछले क्लास में कि जब प्लेट के कॉर्नर पे चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है प्लेट के कॉर्नर पे, तो उसके कारण फ्लक्स क्या होता है जीरो। तो ये वाला सरफेस एक प्लेट हो गया, ये वाला सरफेस एक प्लेट हो गया और पीछे वाला सरफेस एक प्लेट हो गया। तो उन तीनों सरफेस से इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण फ्लक्स क्या आएगा जीरो। तो क्यूब में 6 सरफेस होती हैं, 3 का फ्लक्स जीरो हो गया, बची 3 सरफेस, और बाकी जो 3 सरफेस है ना वो एकदम आइडेंटिकल है। ठीक है, तो आप इसको इमेजिन करने के लिए आप क्या करिए, घर पे एक क्यूब लीजिए, इमेजिन करने के लिए आप ऐसा करके देखिए तो ही चीजें विजुअलाइज होती हैं। ठीक है, क्यूब के कॉर्नर पे ऐसे चार्ज को इमेजिन करें, फिर आप देखें कि इस वाले क्यूब से जो ये 3 सरफेस बच गई, कौन सी वाली, ये वाली सरफेस, ये अंदर वाली सरफेस और ये बाहर वाली सरफेस, ये बाहर वाली, ये तीनों सरफेस इस पॉइंट चार्ज के लिए आइडेंटिकल है, एक जैसी है। आप अपने रूम में इमेजिन कर लें कि जैसे ऐसे कॉर्नर है, आप ऐसे रूम में इमेजिन कर लिए कॉर्नर है, तो 3 सरफेस ही हो गई जिनसे फ्लक्स क्या हो गया जीरो। तो जो भी फ्लक्स आएगा वो इन 3 सरफेस से आएगा। तो ये जो तीनों सरफेस है ना वो इस कॉर्नर के लिए एकदम सिमेट्रिक है, तो तीनों सरफेस से फ्लक्स क्या आएगा सेम आएगा। तो ये जो लाइन निकल के गई है वो इन 3 सरफेस को क्रॉस करके गई है, क्योंकि बाकी 3 के तो पैरेलल गई थी, तो ये लाइन किसको क्रॉस करके गई, 3 सरफेस को, और तीनों से एकदम सिमेट्रिकली करके जाएंगी। तो एक सरफेस से कितनी लाइन क्रॉस करेंगी n/8, इसमें भी 3 का डिवाइड लगा दीजिए। ठीक है, तो नहीं इसमें 8 का, हाँ यहाँ पे इसमें 3 का डिवाइड लगा दीजिए। तो जब 3 का डिवाइड लगाएंगे तो फ्लक्स थ्रू ABCD कितना आएगा, तो सुनिए, तो एक क्यूब से n/8 लाइन आई थी, n/8 लाइन जो आई थी वो n/8 लाइन 3 सरफेस को क्रॉस कर दी गई। जैसे मान लो ये कॉर्नर है, तो इन 3 को तो क्रॉस नहीं किया उन्होंने इन 3 सरफेसेस को क्रॉस किया, तो हर एक से बराबर बराबर गया होगा सिमेट्रिक। तो 3 का डिवाइड लगा तो कितना आया 24, तो एक से कितना आया, एक से आया Q/n/24। अब n लाइन के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स कितना है Q/ एप्सिलॉन नॉट, तो n/24 लाइन के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स कितना आएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछते हैं, मैं कोशिश करता हूं समझाने की आपको। आपको क्यूब में एक बॉडी डायगोनल समझ आना चाहिए कि बॉडी डायगोनल कहते किसको हैं। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं पहले। ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक। और इस क्यूब का बॉडी डायगोनल कौन होता है? जिसकी डिस्टेंस √3 होती है, उसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं, सबसे बड़ा। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको A B C D E F G H, तो मैं कह रहा हूं B और H को ज्वाइनिंग लाइन जो होगी BH, ये होगा आपका बॉडी डायगोनल। ये कौन होगा आपका? बॉडी डायगोनल। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है कि इस बॉडी डायगोनल पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट चार्ज रखा है Q, इस बॉडी डायगोनल से पॉइंट चार्ज रखा है Q, और आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं कि देखिए फ्लक्स बताना है आपको, फ्लक्स थ्रू, मैं आपको सरफेस का नाम बताता हूं, आप इंतजार करें, ABCD प्लस फ्लक्स थ्रू EFGH। ऐसे वो पूछ लेते हैं, बताइए ये फ्लक्स कितना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं, आसान है, टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा इमेजिन करना है। आप सोचो ये आपका ऐसे बॉडी डायगोनल है, ये आपका ऐसे रूम का बॉडी डायगोनल, रूम का बॉडी ऐसे कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर से वो वाला कॉर्नर इमेजिन करिए। अब सोचिए यहाँ एक चार्ज है, तो इस चार्ज के लिए तीनों सरफेस एक जैसे हैं, और इस चार्ज के लिए तीनों सरफेस एक जैसे हैं, मतलब इससे x आया, इससे x आया, तो इससे भी क्या आएगा x, और इससे y आया, इससे y आया, तो नीचे वाले से भी क्या आएगा y, मतलब इन तीनों से आएगा y और इन तीनों से आएगा x, 6 होते हैं ना टोटल, तो ये 3 से कितना आया x, तो इन 3 से कितना आएगा y, अपने रूम में आप इमेजिन करें, ठीक। तो टोटल फ्लक्स जो आया, अब देखिए जो ABCD वाला फ्लक्स, ये वाला सरफेस हुआ, ये y वाले हो गए 3, कौन कौन से वाले, देखो सबसे नीचे वाला, ये सबसे राइट वाला, सबसे आगे वाला, ठीक। और वहां पे 3 कौन कौन से हुए, एक ये वाला हो गया, एक ऊपर वाला हो गया, और कौन हो गया, पीछे वाला। तो मान लेते हैं इसका x है और इसका कितना y, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा 3x + 3y, ये किसके बराबर होगा, Q/ε0। तो x + y किसके बराबर आया आपका, Q/3ε0, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सिमेट्री विजुलाइज करनी होती है और 3D विजुलाइज करनी होती है। तो जैसे एक बार में विजुलाइज नहीं होती तो कोई बात नहीं, किसी को नहीं होती, तो आप ऐसे घर में पहले क्यूब देखें और 15-20 मिनट ऐसे इन्वेस्ट करें कि हाँ ये क्यूब है, ये बॉडी डायगोनल है, हाँ ये वाला पॉइंट चार्ज है, हाँ इसको ये तीनों एक जैसे देखेंगे, ऐसे थोड़ा 15-20 मिनट अपने घर पे करें, तो एक बार आप कर लेंगे तो फिर आपको अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा, ठीक है।